दोस्तों ये डीजेपीएस का पूरा सेट है। अब चाहे कौन से भी कंपनी का डीजेपीएस हो, सबका काम एक जैसा ही होता है। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, अदर कंपनी। अब इनका काम क्या है, सेम ही है, सिर्फ क्या है फंक्शन थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन उसका काम और उसका सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के मिलती जुलती ही होती है। उसी तरह से हर डीजेपीएस कंपनी का काम और जो टेक्नोलॉजी है वो मिलती जुलती है, कुछ मात्रा में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, साइज छोटा बड़ा या फिर कुछ उसमें एडवांस फीचर्स, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन उसका जो बेसिक का काम है वो सबका एक जैसा ही हो सकता है। किसी को इस्तेमाल करने में आसानी हो, किसी को इस्तेमाल करने में थोड़ा कठिनाई हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा डीजेपीएस का स्टैंड रॉड और बेस रोवर, कंट्रोलर रॉड, स्ट्राई बैच, बैटरीज, एंटीनास, इन सारी चीज़ें ये पूरा सेटअप है। तो डीजेपीएस सेटअप करने के पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें महत्वपूर्ण है। जैसे कि बेस को एक सर्कल बबल होता है, वाटर बबल होता है, इसको अच्छे से सेट करने का, क्योंकि अगर इससे अच्छे से सेट कर दिया तो फिर हमें डीजेपीएस का गिरने का या फिर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसमें कोई अड़चन हमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपनी चेस्ट के हिसाब से ओपन करना है। ओपन करने के बाद तीनों फेरों को, ट्राइपॉड को फैलाना है। दोस्तों ये डीजेपीएस इतना आसान है कि टोटल टेशन बहुत मुश्किल लगता है। आपको ट्राइपॉड का तो नॉलेज होगा, क्योंकि ट्राइपॉड रोटेशन के लिए भी सेम होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। रोटेशन का भी ट्राइपॉड डीजेपीएस को चल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब इसमें हम ट्राई बैच लेंगे, ट्राई बैच को सेट करेंगे। और दोस्तों ये जो डीजेपीएस होता है, जो सैटेलाइट्स की फ्रीक्वेंसी होती है, इससे इसकी एक्यूरेसी की क्वालिटी या फिर एक्यूरेसी की गुणवत्ता हमें दर्शाती है। तो यहाँ पर ट्राई बैच हम अब सेट कर रहे हैं। ट्राई बैच सेट करने के बाद हम तीनों लेग से का इस्तेमाल करके किसी एक लेग को फिक्स करके दो लेग से जो सर्कल बबल है उसको सेंटर में लाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम उसको सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सा आधा मिनट या 1 मिनट बहुत हो चुका। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो 5-10 सेकंड में भी हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा सेंटर में जो सर्कल है उसके थोड़ा पर आधा भी इधर उधर हो गया तो फिर जो ट्राई बैच के जो स्क्रू होते हैं उसको एडजस्टमेंट करके उसके सेंटर में लाया जा सकता है। जैसे वो सर्कल बबल सेट हो जाएगा उसके बाद ये वाटर बबल उसको भी सेट करना है, क्योंकि दोनों बबल अगर अच्छे से सेट हो जाएंगे तो हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्क्रू है तीन स्क्रू है, इसको एडजस्टमेंट करके हम सर्कल बबल को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये दिमाग में बात नहीं रखना है कि ये डीजेपीएस से हम नॉलेज ले रहे हैं तो दूसरा का कैसा होगा। चाहे डीजेपीएस आप कौन सा भी इस्तेमाल करो, आपको सैटेलाइट्स से आपका सामना होगा, पीडॉप से आपका सामना होगा, एचडॉप से आपका सामना होगा, वीडॉप से अपना सामना होगा। इनके माध्यम से ही आप डीजेपीएस की एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप वाटर बबल को हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बाजू में 3 लाइन है और दूसरी बाजू में 3 लाइन है। इसमें से स्टार्टिंग की एक लाइन में हमें उस वाटर बबल को एडजस्ट करके अच्छे से सेट करना है। तो देख सकते हैं वाटर बबल भी सेट हो चुका है। अब हम बेस, ये जो है बेस है,
अब इसमें हम बैटरी डालते हैं। इसमें सिम कार्ड से भी चलता है, लेकिन सिम कार्ड का नेटवर्क आपको पता है कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, इसलिए सिम कार्ड का इस्तेमाल करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं रहे तो फिर वो वाटी लग जाएगा। सेटेलाइट का नेटवर्क कहीं पर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ओपन पे सीधा चाहिए। बैटरी इसकी 7-8 घंटा चलती है। उसके बाद एंटीना लगाना होता है, किसी का एंटीना नीचे होगा, किसी का एंटीना ऊपर होगा। और इसको डिस्प्ले भी होता है, एक स्विच ऑफ का बटन भी होता है और फंक्शन का भी बटन होता है, उसे अप डाउन करके जो भी सेटिंग्स है उसमें कर सकते हैं। तो उसको इस बेस को हम एक जगह पर सेट कर देते हैं और जिस तरह से वो देखते हैं आईपीएस में से अगर हम देखें तो नीचे एक हमें स्टेशन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है। वो एक स्टेशन पॉइंट भी हम या कंट्रोल पॉइंट भी उसे कह सकते हैं, वो हमें मिल जाता है। चाहे तो आप उसके नीचे भी वो मार्क कर सकते हैं या फिर आप अलग जगह पर बाजू में भी स्टेशन पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट या टीबीएम आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर्वे में स्टार्टिंग में ये बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों इसमें याद रखना है कि जब भी आप सर्वे में स्टार्ट करें तब स्टैटिस्टिक पॉइंट में आपको 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का वहाँ पर टाइम लेना है, नहीं तो क्या होगा, एक्यूरेसी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। अब चालू करते हैं हम बेस को। अब जैसे बेस को चालू करेंगे तो सैटेलाइट बेस को कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको फंक्शन और ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है। मोबाइल को जिस तरह से हम प्रेस करते हैं 2-4-5 सेकंड उसको प्रेस करना है, जैसे ही वो प्रेस करेंगे तो लाइट चालू हो जाएगा और बेस चालू हो जाएगा। जैसे बेस चालू होगा उसको सैटेलाइट कनेक्ट होना शुरुआत हो जाएगी। जैसे सैटेलाइट कनेक्ट होगी अब हम रोवर को भी चालू कर देते हैं। रोवर का भी चालू करना सेम है मोबाइल की, जैसे ही 2-4 सेकंड 5 सेकंड दबा के रखने का, उसका लाइट चालू हो जाएगा और रोवर भी चालू हो जाएगा। दोस्तों रोवर में भी जीपीएस हो जाता है और बेस में भी जीपीएस हो जाता है। इन दोनों को मिलके तैयार हो जाता है डीजीपीएस। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाना पड़ेगा और हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। और एक पार्ट, पहला पार्ट बेस, दूसरा रोवर और तीसरा कंट्रोलर। ये लैंडस्टार 8 ऐप है। अब जैसे ही हम लैंडस्टार 8 ऐप में जाएंगे तो पहले हमें ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ अगर ऑन नहीं किए तो कनेक्शन नहीं होगा, तो ब्लूटूथ ऑन करना ही है। तो क्या होता है, अगर कनेक्शन करना है 2 स्टेप होती है, एक ऑटोमेटिक और कुछ मैनुअली। अगर आप इस डीजीपीएस में ऑटोमेटिक सेटिंग की है तो ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर हमें कनेक्ट में या कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जाके जो भी नंबर्स हैं रोवर के और बेस के, दोस्तों जब भी आप सेलेक्ट करें तो रोवर का ही करें। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रोजेक्ट था उसका बेस अलग जगह पर था, दूसरा इस जगह पर आ गया, इसलिए बेस चेंज आता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर पहले काम नहीं किया होता तो नहीं आता। अब नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, हमें प्रोजेक्ट में जाना है। हम जो पुराने प्रोजेक्ट से वो भी देख सकते हैं और नया प्रोजेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो हमें सर्वे का काम करना है और नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट का हम नाम डाल देते हैं, जैसे कि कौन सा भी XYZ, कौन सा भी गांव का नाम हो वो डाल देना है। दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट के 2 प्रकार है। रेफरेंस प्रोजेक्ट, जो पुराना प्रोजेक्ट में सेटिंग किया है वही उसमें आ जाएगा, और दूसरा है जो मैनुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करके। आपको मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे पहले यूटीएम जोन ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर देख सकते हैं WGS 84 यूटीएम जोन 43N, ये अगर गलत चुन लिया तो पूरा वाट लग जाएगा। और आगे कुछ ऐसे फंक्शन है, प्रोजेक्शन, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। वर्ड्स एडजस्टमेंट, अभी यहाँ पर फाइल दी है EGM 96। अब जो जिसकी फाइल्स आपके ट्रेनर ने बताई वो इसको फाइल को सेलेक्ट करना है। हो सकता है किसी की अलग भी हो, ट्रेनर से पूछ लेना है कि फाइल कौन सी है और ओके कर देना है और नया प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। आसान है प्रोजेक्ट बनाने का। अभी मान लो प्रोजेक्ट बन ही चुका है। अब प्रोजेक्ट बनाना इतना बड़ी बात नहीं, सिर्फ क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद
अगर रेफरेंस प्रोजेक्ट का ऑप्शन ऑन किया तो फिर जो पुराना प्रोजेक्ट में सेटिंग जो भी जोन सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आ जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करना है तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, जो भी आपका जोन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा 43N है तो उसको 43N हम सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रहे अगर जोन गलती से चेंज हो गया ना तो 500-700 किलोमीटर डाटा शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेट हमें जो भी मिलेंगे वो सर्वे तो इधर ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट तो अलग ही जगह की मिलेंगे। यहाँ पर आप चार्जिंग देख सकते हैं, 10-15 मिनट के बाद आप चार्जिंग बेस की भी देखने को मिलेगी। अगर लेटेस्ट देखना है तो डिस्प्ले में हाँ यहाँ पर अब हो गई क्वालिटी। यहाँ पर देख सकते हैं जीपीएस, यहाँ पर 6 सैटेलाइट है, उसमें से 6 सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं। ग्लोनस 2 सैटेलाइट थे लेकिन एक भी सैटेलाइट वर्क नहीं कर रहा है। गैलीलियो 6 सैटेलाइट है, 5 कर रहे हैं। BDS 18 है, 16 वर्क कर रहे हैं। बाकी SBS 00 है, ये 3 SBS IRNS और दूसरा। दोस्तों इसमें और एक चीज़ है इंस्ट्रूमेंट इन्फो। यहाँ पर क्या होता है, रिचार्ज की तरह भी होता है। अभी परमानेंट है, यानी कि इसका पूरा प्रोसेस परमानेंट हो जाए। जैसे रिचार्ज का टाइप, इसका रिचार्ज मान लो परमानेंट हो चुका है। और उसका रिचार्ज कैसा से होता है ये कंपनी वाला ही बताते हैं, अलग अलग सबके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप एक्यूरेसी H 12 mm, वर्टिकल 23 mm, H यानी हॉरिजॉन्टल, HDOP इसे HDOP भी कह सकते हैं। ये 1 से, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, HDOP हो, PDOP हो, FDOP हो, ये 1 से नीचे है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, 2 के नीचे है तो एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन कोशिश करना है कि ये 1-2 के नीचे ही हो तो एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। अगर ये 3, 4, 5 के ऊपर है तो फिर एक्यूरेसी लो क्वालिटी की मिलेगी। जितनी PDOP या VDOP या HDOP कम उतना एक्यूरेसी ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैटेलाइट्स कितने हैं, 27 सैटेलाइट है और अवेलेबल है 36 सैटेलाइट्स अवेलेबल है। वर्किंग में 27 है और अवेलेबल 36 है, तो इसलिए इसका एक्यूरेसी अच्छा ही मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर PDOP, HDOP, FDOP ये 2 के नीचे ही है तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। आप यहाँ पर इंटरनेट रेडियो देख सकते हैं सेकंड, वो 1-2 सेकंड में आता है डाटा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 1-2 सेकंड की वो दर्शाता है। अगर 1-2 सेकंड में आ रही है तो अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड में आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप सैटेलाइट 27 है, अभी 36 वर्किंग है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12 mm और वर्टिकल 23 mm। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं नॉर्थिंग के, ईस्टिंग के और हाइट। यहाँ पर आपको एक मैं बता दूँ, नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट के 7 अंक होते हैं और ईस्टिंग के 6 अंक होते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा डिफरेंस एज, यहाँ पर जो है ना रेडियो सिग्नल है 1, 2, 3 होना है। यहाँ पर 1 जो होता है मतलब 1 सेकंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जा रहा है, इसका ट्रैवलिंग का टाइम है। अगर 4, 5, 10 होता है तो एक्यूरेसी कम होता है, 2, 3 होगा ठीक है, 4, 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर वो एक्यूरेसी कम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ। और जब हम पॉइंट लेते हैं तो हमें सेकंड 10, 15, 20, 25 मिनट का रखना चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए उदाहरण के लिए 20 सेकंड का ले रहा हूँ, कृपया करके आप 20 सेकंड का ना लें क्योंकि एक्यूरेसी में काम नहीं होगा। अगर मैं 20-25 मिनट यहाँ लेने बैठा तो यहाँ पर ही मुझे मेरा उसको दोनों पॉइंट के लिए 1 घंटा चला जाएगा। इसलिए कृपया करके सेकंड में सेटिंग में जाके ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट का सेकंड लेना है। तो ये हो चुका है। यहाँ पर C1 करके हमने पहला पॉइंट पिकअप कर लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें कहाँ कलेक्ट हुए इसको देखना है, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे पॉइंट सर्वे। अब जो भी काम करेंगे हम पूरा पॉइंट सर्वे में ही करेंगे। अब इसको स्टेकआउट किस से करना है, स्टेकआउट करने के बाद जो फिंगर का आइकन दिख रहा था उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते C1 कोड देखना है, उसके बाद देखो उससे स्टेकआउट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 13 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सैटेलाइट कम ज़्यादा होता रहता है, या फिर हमारा हाथ थोड़ा पार मतलब थोड़ा इधर उधर होता है, इसकी वजह से वो होता है।
थोड़ा अगर 1-2 मिनट रखते हैं तो ये 5-10 mm में देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी में आ जाता है। इस तरह से जो पहला पॉइंट हमने पिकअप किया था वहाँ पर रीडिंग ली थी C1, उसको हम लेने के बाद वहाँ का कोऑर्डिनेट लेने के बाद उसे स्टेक आउट करते हैं। हमने 2 मीटर 3 मीटर बाजू गए, अब बाजू जाने के बाद उसको हम फिर से स्टेक आउट करेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं, स्टेक आउट करने के बाद उसके 3-4-5 मीटर दूर गए और उसके बाद हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कितना mm में आता है। तो देख सकते हैं आप 15, 16, 20 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm, 11 mm, 30 mm, 33 mm, 30 mm। अब ये क्यों हो रहा है? हो सकता है सैटेलाइट कम ज़्यादा हो रही हो, या फिर जो हमारा हाथ है वो हिल रहा हो, उसी तरह से होता जा रहा है। देख सकते हैं आप 42, 15, 16, 20, 6, 14, 10, 7, SW जो यहाँ पर है उसको नहीं देखना है, जो डिस्टेंस है DIST उसका आगे उसको देखना है। और यहाँ पर आपको एलिवेशन दिख रहा हो। अब ये क्या है कि वो उस यहाँ पर देख सकते 1 सेकंड 1 mm में आ चुका था, 4-5 mm में। तो देख सकते हैं जिस तरह से हमने पॉइंट वहाँ पर पिक किया, उसको स्टेक आउट किया, 4-5-10 mm में आता है। अब जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वहाँ से हमारा प्रिज्म रॉड दूर जा रहे हैं, हम चलते 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 दूर जा रहे हैं। जैसे 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 हम दूर जा रहे हैं वैसे उस तरह से हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। हम 10 मीटर अब उससे दूर गए। अब पॉइंट सर्वे में जाते हैं और दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट कौन सा लेंगे हम? पहला था कंट्रोल पॉइंट 1 ले लिया। आप TBM 1 भी कर सकते हैं या स्टेशन पॉइंट 1 भी कर सकते हैं, जो चाहे वो। अब यहाँ पर हमने C2 कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं C2 बीच में मार्क करके रख देना है और उसी पे पॉइंट को हमें पिकअप करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग आपको 10, 15, 20, 25, 30 मिनट रखना है। मैं सिर्फ 20 सेकंड रख रहा हूँ, आप कृपया ना रखें। मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेसी कम आएगी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। और दोस्तों एक बात, जिस तरह से वो बेस का बबल सर्कल बबल होता है, रोवर का भी सर्कल बबल होता है। जब भी पॉइंट ले तो सर्कल बबल को सेंटर में रखकर ही पॉइंट लेना है। ये पहले मैं आपको बताना भूल चुका था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि रोवर का भी बबल सेंटर में लेके ही पॉइंट पिकअप करना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं जो रोवर की हाइट है 1.250 थी, यहाँ पर देख सकते 1.250। अब जितनी है उतना भी जिस तरह से प्रिज्म का हाइट करते हैं उसका हाइट डालना पड़ता है। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टेक आउट करते हैं। C2 को स्टेक आउट करते हैं। बाजू में गए, बाजू के बाद 4-5 मीटर उसके दूर गए और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब उसके नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं देख सकते हैं आप कितना mm उसका अभी 30 mm में आ चुका है। 19, 13, 22, 15, 26, 24। अब सैटेलाइट से कम ज़्यादा इधर उधर या फिर हाथ का हिलने से ये होता है, लेकिन दोस्तों ये 5-10 mm के बीच में आ जाएगा। देखो 10 आ गया, 8 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया, 13 आ गया, 22 आ गया, 24 आ गया, 20 आ गया, 22, 24, 16, 9, 23, 16, 11, 30, 55 mm। लगता है बहुत हाथ का दर्द होने के कारण हिल चुका था। अब 12 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm, 20। तो इस तरह से दोस्तों इसे हम स्टेक आउट कर सकते, देख सकते आप 7-8 भी आ चुका है। लगभग हमारा काम हो ही चुका है। 5, 6, 9, 5, 8, 2 और क्या चाहिए, 6, 8। तो दोस्तों हमने पॉइंट छोड़ने के बाद उससे स्टेक आउट किया तो उसका इतना एक्यूरेसी है। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी
12 mm है, वर्टिकल भी 25 mm है। तो इस तरह से दोस्तों हमने वॉइस टेकआउट कर लिया है। ये भी बातें चीज़ें हमें आना चाहिए, सर्वे करना और टेकआउट करना, इसमें भी फ़र्क हमें समझना है। जब हम सर्वे करते हैं तो पॉइंट हम कोऑर्डिनेट कलेक्ट करते हैं, और जब टेकआउट करते हैं जो कोऑर्डिनेट कलेक्ट किया है उसको हम ढूंढते हैं। इस तरह से हम सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद ऑटोकैड में वर्क करते हैं। ऑटोकैड में वर्क करने के बाद फिर हम डिमार्केशन करते हैं या सीमांकन करते हैं। सिर्फ डीजीपीएस का ही काम नहीं है, डीजीपीएस का डाटा का इस्तेमाल करके हमें ऑटोकैड में वर्क करना पड़ता है। उसके हिसाब से मैप के हिसाब से मैप प्रिपरेशन करना पड़ता है। मैप प्रिपरेशन करने के बाद सीमांकन के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें सीमांकन का काम, बाउंड्री का पॉइंट करना होता है। यहाँ पर देख सकते एम तक आ चुका है, मतलब पॉइंट रीडिंग लिया, उससे अच्छा स्टेकआउट भी किया, इससे अच्छा क्वालिटी का ये डीजीपीएस वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो उसमें एक इधर उधर वो उड़ रहा था, जब हमारा रोवर हिलता है तो वो हिसाब से वो उड़ता रहता है। अब क्या करेंगे, हम सर्वे करेंगे, यानी कि सर्वे करेंगे यानी पॉइंट करेंगे, एरिया निकालेंगे, और कितना एरिया होगा क्या होगा इसका पॉइंट करके वक्त। यहाँ पर देख सकते हैं हम, वहाँ पर वाल है तो CW कोऑर्डिनेट, यहाँ पर क्या हो गया था, हमने सेकंड ज़्यादा डाल दिया था, तो इसको हम कम करेंगे। अब RTK में काम, 1 सेकंड में पॉइंट लेना, यानी कि RTK में रियल टाइम डाटा मिलता है। देखो 1 सेकंड में पॉइंट रीडिंग हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टेशन पॉइंट के लिए वक्त लगता है उसका बेनिफिट ये आगे होता है। बाद में हम 1 सेकंड में पॉइंट पिकअप कर सकते हैं। देख सकते हैं 1 सेकंड में 2 पॉइंट पिकअप कर लिए, और देख सकते हैं आप आगे का पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी पिकअप कर लेंगे। देख सकते हैं 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब चौथे पॉइंट के लिए जा रहे हैं, वो भी पिकअप कर लिया। इस तरह से हम जिस तरह से एरिया है उस तरह से हम सब पॉइंट पिकअप कर लेंगे। अब इस तरह से पॉइंट पिकअप सर्वे करने के बाद ऑटोकैड में उसमें वर्क कर लेंगे। उसमें ऑटोकैड में देख सकते हैं एरिया कितना है क्या है, इसमें भी देख सकते हैं हम एरिया कितना है क्या है, ये सब जानकारी हम सर्वे करने के बाद जो पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं उन पॉइंट का इस्तेमाल करके किस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं, या किस तरह से उसमें बंटवारा कर सकते हैं, या फिर उसका एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से ऑटोकैड में होता है वर्क, उससे ही रिलेटेड ये वर्क होता है, और ये डीजीपीएस के कंट्रोलर में किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 और 4 के बीच के में जो पॉइंट है उसमें डिस्टेंस निकाला है। देख सकते हैं यहाँ पर 2D इस तरह से लाइन है, पॉलीलाइन है, आर्क है, सर्कल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस भी दिखा रहा है, और एरिया भी इसमें देख सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आपको एरिया दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2D एरिया 107.014 स्क्वायर मीटर इतना एरिया है। 3D में भी देख सकते हैं, और उसका पेरीमीटर भी देख सकते हैं। सेव हो जाने के बाद इसको जैसा से हम ऑटोकैड में सेव करते हैं उसी तरह से उसमें भी सेव हो जाता है। मतलब एक ऑटोकैड में जिस तरह से वर्क होता है वैसा ही इसमें कुछ हद तक होता है। अब डिटेल्स में वीडियो में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ आपको मैं डिस्टेंस एरिया ही इसमें जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमने सर्वे किया था उसका एरिया हम निकाल रहे हैं। मान लो अगर हमने कहीं सर्वे किया और वहाँ पर हमें एरिया देखना है तो ऐसा से वो पॉइंट उसको ज्वाइन करके हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया, एंगल, यहाँ पर इससे ये भी ऑप्शन है। और एक अच्छी बात है दोस्तों, इसमें एरिया निकालने के लिए इसमें
दो ऑप्शन है, एक ये कैड व्यू है, उसके बाद एक स्पेशल एरिया का ही है। उसमें 3 ऑप्शन है, एक तो पॉइंट्स के सेलेक्ट करके जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट करके, या फिर मैप और मैनुअली भी हम सेलेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। उसकी जानकारी मैं इसके बाद दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया कैड व्यू में एरिया निकालना। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, ये स्पेशल एरिया के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट है। अब लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, जो पॉइंट चाहिए हमें वही सेलेक्ट करना है। अब स्टेशन पॉइंट नहीं सेलेक्ट किए हैं और मैप बन चुका, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एरिया निकल चुका है 107.014 स्क्वायर मीटर।